गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया कि क्या हम बेसिक अप्रोच फॉलो करेंगे जब हम तीनों तरह की स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो, चाहे फर्मी डिराक हो, चाहे बोस आइंस्टीन हो। अब डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम है या एक एमबी गैस है, तो उस एमबी गैस में इक्विलिब्रियम स्टेट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, क्या उसकी एनर्जी रहेगी, वो हम निकालेंगे इस डिस्कशन से। ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, कंसीडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम वी फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जो कि एक एनक्लोज्ड वेसल में है और एक आइसोलेटेड सिस्टम वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। और सिस्टम किस तरह का है कि उस सिस्टम के अंदर आपके पास टोटल n पार्टिकल्स हैं और टोटल एनर्जी सिस्टम की u है। और ये n और u की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कि आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह का मान लिया जिसमें ना तो बाहर से एनर्जी जा रही है और ना अंदर से बाहर एनर्जी आ रही है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट भी उस सिस्टम का क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमें इन n मॉलिक्यूल्स के लिए जिनकी टोटल एनर्जी u है और जो कि वॉल्यूम v में एनक्लोज्ड हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इसका एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इस सिस्टम का। ठीक है, ऐसे सिस्टम का जिसमें n पार्टिकल्स हैं, जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी u है और वो एनर्जी u और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है वो एक वॉल्यूम v के वेसल में एनक्लोज्ड हैं, बंद है। एक जो टोटल वॉल्यूम है आपके सिस्टम का वो वॉल्यूम v है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। कि हम मान लेते हैं कि आपने सिस्टम को छोड़ दिया और वो सिस्टम कुछ समय के बाद क्या आ गया, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के आने के बाद अब आपको देखना है किस एनर्जी रीजन में कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस सिस्टम के लिए निकालना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल लेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जैसे हम बात करते आ रहे हैं अभी तक कि हम क्या कर लेते हैं, जैसे फेस स्पेस की हमने बात करी थी, फेस स्पेस को हम क्या कर लेते हैं टोटल, या जैसे हम एक रूम का एग्जांपल लेके चलते थे कि उस रूम को हमने क्या कर लिया, पहले तो कर दिया कंपार्टमेंट्स में डिवाइड, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, सेल्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आपकी टोटल एनर्जी U है उस एनर्जी U को आपके इंटरवल्स में डिवाइड कर लोगे। कि आपने क्या किया, टोटल जो फेस स्पेस है उस फेस स्पेस जो आपका फेस स्पेस टोटल कौन सा हो गया, जो आपका रीजन है, जो आपका टोटल V वॉल्यूम एनक्लोज्ड है उस रीजन के अंदर जो आपका 6 डायमेंशनल स्पेस बनेगा उसी को हम फेस स्पेस बोलेंगे। और उस फेस स्पेस को हमने क्या कर दिया, उस एनर्जी को, जो एनर्जी इंटरवल टोटल एनर्जी आपकी यू थी उस एनर्जी यू को आपने क्या कर दिया, के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लिया कि पहले पार्ट की जो पहला रीजन बना उस रीजन की एनर्जी है U1, दूसरा रीजन बना उसकी मीन एनर्जी है U2, तीसरा रीजन बना उसकी मीन एनर्जी है U3, और जो आपका केथ रीजन बना उसकी मीन एनर्जी है UK। तो इस एनर्जी के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, इस पूरे सिस्टम को के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो टोटल एनर्जी U थी उसको आपने के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और किस तरह से डिवाइड कर दिया कि पहले पार्ट की एनर्जी मीन एनर्जी बन गई U1, दूसरे पार्ट की मीन एनर्जी बन गई U2, तीसरे पार्ट की मीन एनर्जी बन गई U3 और केथ पार्ट की आपकी मीन एनर्जी बन गई UK। ठीक है, अब उसके आप बाद आप मानते हो, अब आपने क्या कर दिया, जैसे अब पूरा सिस्टम एक कमरा था, रूम था, उस रूम को आपने क्या कर दिया, के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि आपने अब उसको के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जो एनर्जी U1 का रीजन था, जो पहला कंपार्टमेंट था, उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि आपके पास J1 सेल्स हैं। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा सिस्टम होगा सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, इक्वल साइज के सेल्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कम रूम के अंदर हम एग्जांपल ले रहे थे कि हमने बेंचेस रखवा दिए। ठीक है, उस बेंचेस
कि रो के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रीजन्स में उसको डिवाइड कर दिया कि एक कंपार्टमेंट बना, उसके अंदर 2 रोज आ गई, एक के अंदर 1 रो आ गई, दूसरे तीसरे के अंदर भी सपोज 2 रो आ गई, ठीक है। तो उन कंपार्टमेंट का साइज डिफर किस बेसिस पे हुआ, नंबर ऑफ बेंचेस के बेसिस पे हुआ कि एक के अंदर 10 बेंच है, दूसरे के अंदर 20 बेंच है और तीसरे के अंदर भी 20 बेंच है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो एनर्जी को हमने के पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन के पार्ट्स की अलग अलग मीन एनर्जी थी U1 U2 U3 U4 और UK। अब जो U1 एनर्जी का रीजन था उसमें हम बोल रहे हैं कि आपके पास G1 सेल्स हैं और उन G1 सेल्स की क्या है, साइज इक्वल है। अब वो जीवन जो सेल्स है ना, उनकी सभी की एनर्जी हम U1 मान के चलते हैं क्योंकि उस छोटे से पूरे रीजन की हमने मीन एनर्जी निकाल ली और वो मीन एनर्जी हमने बोली कि वो है U1। और अब इस पूरे रीजन की, ये जो पूरा रीजन बन गया, इस रीजन जिसकी मीन एनर्जी U1 है, उस रीजन को फर्दर हमने G1 सेल्स में डिवाइड कर दिया और इन सभी G1 सेल्स की एनर्जी कितनी है, U1 है। ऐसे ही जो U2 एनर्जी का रीजन था उसको हमने G2 सेल्स में डिवाइड कर दिया और उन सभी G2 सेल्स की एनर्जी कितनी है, U2। ऐसे ही UK एनर्जी के रीजन को हमने क्या कर दिया, GK सेल्स में डिवाइड कर दिया और इन सभी की एनर्जी क्या है, UK है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, ये तो हमने क्या कर दिया, एनर्जी अपने जो सिस्टम था उस सिस्टम एनर्जी के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है। अब पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, जैसे कि हम मानते हैं कि जो आपका U1 एनर्जी रीजन था, जिस U1 एनर्जी के रीजन को आपने G1 सेल्स में डिवाइड किया था, उस U1 एनर्जी के रीजन में सपोज आपके पास, जब इक्विलिब्रियम स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो अब मान के चल पड़ते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जिस टाइम पे अचीव हुआ उस टाइम पर आपका जो G1 आपका एनर्जी जो बेसिकली आपका U1 एनर्जी रीजन था, उस एनर्जी रीजन में N1 पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही U2 एनर्जी रीजन में आपके कितने पार्टिकल्स हैं, N2 पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही U3 एनर्जी रीजन में आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, G3 पार्टिकल N3 पार्टिकल्स हैं। और जो आपका UK एनर्जी रीजन था जिसमें आपके पास GK नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उन GK नंबर ऑफ सेल्स में कितने पार्टिकल जाके बैठ रहे हैं, N के पार्टिकल बैठ रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आपका अचीव हुआ, देखो ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं आपकी। क्या क्या चीज़ें फिक्स हैं कि जो आपने एनर्जी के बेसिस पे आपने अपने रीजन को, अपने सिस्टम को डिवाइड किया कि आपने उसको के रीजन्स में, के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया एनर्जी के बेसिस पे कि पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी U1, दूसरे की U2 और kth की UK। एक बार आपने डिवाइड कर दिया तो उनकी एनर्जी रेंज तो चेंज नहीं होगी, जो आपने डिवीजन किया वो डिवीजन चेंज नहीं होगी। उसके बाद फर्दर आपने बोला कि जो आपके U1 रीजन था, U1 एनर्जी का जो रीजन है उसमें G1 एलिमेंट्री सेल्स हैं और जो आपका U2 रीजन है उसके अंदर आपके पास क्या है, G2 एलिमेंट्री सेल्स हैं और U3 रीजन है उसमें G3 एलिमेंट्री सेल्स हैं। UK रीजन है उसमें GK एलिमेंट्री सेल्स हैं। तो ये एलिमेंट्री सेल्स का नंबर भी डिफर नहीं करेगा। भैया आपने रूम में कंपार्टमेंट्स लगा दिए, ठीक है, कंपार्टमेंट लगा के बीच में आपने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, रूम का। एक पार्टीशन के अंदर 10 बेंचेज हैं, दूसरे पार्टीशन के अंदर 20 बेंचेज हैं, तीसरे पार्टीशन के अंदर भी 20 बेंचेज हैं। बीच में आपने एक मान लो ग्लास की दीवार खड़ी कर दी उनके बीच में, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ बेंचेज तो अब उतने ही रहेंगे, वो दूसरे रीजन में तो बेंच जाएंगे नहीं, वो फिक्स कर दिए। बेंचेज आपके कैसे हैं, सीमेंटेड बेंचेज हैं। आप मान के चलो कि एक बार उस बेंच को आपने फिक्स कर रखा है तो वो बेंच मूव नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ बेंचेस भी क्या रहेंगे उस रीजन के अंदर, सेम रहेंगे। मतलब क्या होगा कि जो आपने U1 U2 U3 UK भी सेम रहेगा और जो आपका G1 G2 और GK भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। कांस्टेंट इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर, मतलब वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे। पार्टिकल्स तो मूव कर सकते हैं बच्चे, तो अब बिल्डिंग जो कॉलेज की, जैसे कॉलेज का भी हमने पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे आपका एक कॉलेज क्या हो गया, आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं हम। कॉलेज आपका क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब उस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स आ गए, अंदर बाउंड्री के अंदर स्टूडेंट्स एंटर कर गए, ठीक है।
अब आपके पास जैसे 10 रूम हैं, सपोज रूम नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं, जिसके अंदर आपकी क्लासेस लग रही है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होगा, टाइम के साथ जो स्ट्रेंथ होगी अलग अलग रूम्स में बच्चों की, वो क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। जैसे सपोज कल भी मैंने एग्जांपल लिया था कि एक क्लास आपकी पहले कंप्यूटर साइंस की और केमिस्ट्री की अलग अलग चल रही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे अलग हैं, बीएससी नॉन मेडिकल में आप वाले बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन अगला लेक्चर आपका फिजिक्स का आ गया, अब फिजिक्स दोनों को पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी पढ़नी है और नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी पढ़नी है। तो क्या होगा, पहले केस में तो क्या था, एक की क्लास लग रही थी रूम नंबर 1 में, एक की क्लास लग रही थी, केमिस्ट्री की क्लास लग रही थी रूम नंबर 2 में। अब सपोज केमिस्ट्री के 40 बच्चे हैं और कंप्यूटर के 15 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जब फिजिक्स की आई तो फिजिक्स वाले टीचर ने क्या किया, दोनों बच्चों को क्लब कर दिया, उसने 55 की स्ट्रेंथ की एक सिंगल क्लास बना ली। तो उसने क्या बोला कि जो रूम नंबर 1 में 15 कंप्यूटर के बच्चे हैं वो सभी उठ के रूम नंबर 2 में केमिस्ट्री वालों के साथ बैठ जाओ। अब रूम नंबर 2 की स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है, 55 हो चुकी है रूम नंबर, लेकिन रूम नंबर 1 की स्ट्रेंथ अभी कितनी हो गई, 0। लेकिन रूम नंबर 1 के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रूम बना हुआ था या उसके अंदर जो बेंचेस लगे हुए थे, वो बेंचेस तो मूव नहीं करेंगे ना, वो बेंचेस तो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो उठ के क्या गए, बच्चे उठ के गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, एक रूम से दूसरे रूम में चले गए। तो यहां भी क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल्स क्या होंगे, एक एनर्जी रीजन से, क्योंकि जो पार्टिकल हैं आपके वो कंटिन्यूअस मोशन में है, तो कंटिन्यूअस मोशन में है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाएंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट इस तरह से अचीव रहेगा कि आपका हम मान के चल पड़ेंगे कि N1 पार्टिकल्स तो आपको आपके G1 सेल्स में है, N2 पार्टिकल्स G2 में है और N के पार्टिकल्स G के सेल में है, ठीक है। तो अब हमारा काम नेक्स्ट क्या, ये हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। और लास्ट में अब हमने क्या कर दिया, जैसे हमने एक पीएन को अलॉट कर दिया, जैसे हमारा कॉलेज का सिस्टम है ना, अब इस कॉलेज के सिस्टम में हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि किस तरह से बच्चे वेरी करते रहेंगे। तो कॉलेज के अंदर सपोज आप 500 बच्चे एंटर कर गए, 500 बच्चे एंटर करने के बाद हमने एक पीएन की ड्यूटी लगा दी कि भी पीएन को नोट करना है कि हर क्लास के बाद जो आपके 10 रूम्स बने हुए हैं उस रूम्स में स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो जैसे 9 से 12 बजे तक आपका कॉलेज लगा, उसके बाद उसने क्या कर दिया, डाटा बता दिया कि पहले टाइम के बाद, पहले पीरियड के बाद तो पहले रूम नंबर में इतनी स्ट्रेंथ थी, दूसरे पीरियड के बाद रूम नंबर 1 में इतनी स्ट्रेंथ थी, तो उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड ही मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कॉलेज का सिस्टम और ये वाला सिस्टम लगभग आप अगर कंपेयर करोगे तो सिमिलर सा हो गया। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि अब हमें कहाँ पे जाना, अपनी बेसिक अप्रोच पे जाना है। बेसिक अप्रोच आपकी क्या थी कि आपको क्या करना था, जो हमने कल पढ़ी थी कि डी ऑफ लॉग डब्ल्यू निकालना है अभी हमें, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, और हम उसको उस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया कि जब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू जो है हमारा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, अरेंजमेंट ऑफ दीज N1 N2 N3 अप टू N के पार्टिकल्स अमंग G1 G2 G3 G के सेल्स, कि जो आपका N1 पार्टिकल है, N2 पार्टिकल्स है, N और N के पार्टिकल्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन G1 G2 G के सेल्स में किस तरह से होगा। और दूसरा फैक्टर होगा आपका सिलेक्शन ऑफ दीज N1 N2 N3 अप टू N के पार्टिकल्स फ्रॉम N पार्टिकल्स, कि अब हमारे पास टोटल तो N पार्टिकल्स है ना, उन N पार्टिकल्स में से हम चॉइस कैसे करें कि कौन से N1 पार्टिकल्स आपके G1 सेल्स में जाएंगे, कौन से N2 पार्टिकल्स आपके G3 सेल्स में G2 सेल्स में जाएंगे, कौन से N3 पार्टिकल्स आपके G3 सेल्स में जाएंगे। तो पहली बात तो होगी उन पार्टिकल्स में से उस पर्टिकुलर नंबर को चूज करना, उनकी आपस में अरेंजमेंट करना। और दूसरी चीज हो गई, एक बार उनकी अरेंजमेंट हो गई तो उनके जैसे इन सेल्स में जाने के किस तरह के चांसेस हैं। तो हम सबसे पहले वाले फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ही हो गया है ना।
और हम जैसे हमने एग्जाम्पल लिए, हमने पहले जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमने स्टार्ट करी तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि यार अगर हमारे पास दो सेल हैं और दो पार्टिकल का हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, कि हमारे पास दो सेल्स हैं, दो डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स हैं और दो सेल्स हैं। डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल का मतलब जिन पार्टिकल्स में हम अंतर बता सके। अब यहाँ पर भी हमारी जो ये गैस कंसीडर करी है ना, इसके पार्टिकल्स को हम कैसा मान के चल रहे हैं, डिस्टिंग्विजिबल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में हम पार्टिकल्स को कैसा मान के चलते हैं, डिस्टिंग्विजिबल मान के चलते हैं, उनमें हम अंतर बता सकते हैं। हमारे पास 10 बॉल्स रखी हुई हैं तो हम बता सकते हैं ये वाली काली बॉल है, ये वाली नीली बॉल है, ये ब्लू, ये वाली आपकी वायलेट कलर की बॉल है, ये येलो कलर की बॉल है, ये वाइट कलर की बॉल है, ये पिंक कलर की बॉल है, ये ऑरेंज कलर की बॉल है। तो आप ये डिस्टिंग्विजिबल कर सकते हो। लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स होते तो आपको सभी बॉल्स एक जैसी दिखाई देती, उस केस में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब हमारे पास डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल थे दो और दो ही हमने लिए थे सेल्स, तो आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बने थे, 4 बने थे ना, याद हो आपको, ये किया था पिछले चैप्टर में। तो उसमें हमारे क्या बने थे, 2⁻²। अगर दो सेल्स हैं और दो पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने बने थे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2⁻, मतलब 4 माइक्रोस्टेट्स बने थे टोटल। अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं और 2 सेल्स हैं, आपके पास क्या है, पार्टिकल्स तो 3 हैं और सेल कितने हैं आपके, 2 हैं, तो माइक्रोस्टेट कितने बने थे, 2⁻³ बने थे। ऐसे ही 4 पार्टिकल हैं और आपके पास क्या है, 2 सेल्स है, तो 2⁻4 पार्टिकल्स बने थे। अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं और 2 सेल्स थी तो 2⁻n आपके क्या बने थे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बने थे। और इसमें भी हम अगर जनरल केस लें कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और p सेल्स हैं, अगर हमारे पास पार्टिकल्स कितने हैं n और जनरल नंबर कोई भी p आपके पास सेल्स हैं, तो आपके पास टोटल माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे, p⁻n बनेंगे। 2 थे जब 2 पार्टिकल, 2 ही आपके पास सेल्स, तो 2⁻²। 2 पार्टिकल, सॉरी 3 पार्टिकल 2 सेल्स, 2⁻3। अगर 3 पार्टिकल और 3 सेल होते तो 3⁻3 माइक्रोस्टेट्स बन जाते। ठीक है, ये डिस्कस पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास n पार्टिकल और p सेल्स हैं तो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितने बन गए, p⁻n बन गए। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास G1 सेल्स हैं और N1 पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे तो हमारा केस क्या था, जनरल केस जो हमने डिस्कस कर रहे हैं कि G1 पार्टिकल और N1 सेल्स हैं, तो तब माइक्रोस्टेट्स टोटल कितने बनेंगे। यहाँ पे अगर मान लो P आपके पास पार्टिकल हैं और N सेल हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बन रहे हैं p⁻n, मतलब नंबर ऑफ सेल्स की पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे अगर G1 सेल्स हैं और N1 पार्टिकल्स हैं तो माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, G1 की पावर N1, G1 की पावर N1, मतलब नंबर ऑफ सेल्स की पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही अगर G2 सेल्स हैं एंड N1 पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे, G2 की पावर N2। ऐसे ही अगर आपके पास G के सेल्स हैं और N के पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बने, Gk की पावर Nk। ठीक है, अब हमारे पास ये आगे कि किस तरह से G1 सेल्स में N1 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी, G2 सेल्स में N2 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी, G के पार्टिकल्स में N के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी। अब हम बात करेंगे कंपोजिट इवेंट की, कि एक साथ क्या हो कि G1 सेल्स में आपके पास N1 पार्टिकल्स आए, G2 सेल्स में आपके पास N2 पार्टिकल्स आए, G3 सेल्स में आपके पास N3 पार्टिकल्स आए, G के सेल्स में आपके पास N के पार्टिकल्स आए, इकट्ठे साथ में बिल्कुल। तो जब भी कोई कंपोजिट इवेंट होता है तो उस केस में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये कंपोजिट इवेंट बनेगा तो टोटल माइक्रोस्टेट कितने बन गए, G1 की पावर N1, G2 की पावर N2, G3 की पावर N3 अप टू 2, Gk की पावर Nk। और इसको अगर हम आप जनरली लिखना चाहें तो क्या हो गया, पाई i = 1 से k Gi की पावर Ni। पाई क्या है,
पाई रिप्रेजेंट करता है इनकी मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। जैसे समेशन का सिंबल समेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, पाई सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन की जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो मल्टीप्लाई होके आएगी, ठीक है। इसको जनरल लिख लिया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ये लिख दिया GI की पावर NI। अब ये फर्स्ट फैक्टर तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे जो दो फैक्टर्स की बात कर रहे थे ना हम कि N1 N2 पार्टिकल्स का G1 G2 G3 G के सेल्स में कैसे आपका अरेंजमेंट होगा और इकट्ठा जो माइक्रोस्टेट बनेगा उसमें टोटल अरेंजमेंट्स या उस केस की थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी। अब डिस्कस करेंगे दूसरे फैक्टर को। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये जो N1 पार्टिकल हमने सिलेक्शन किया, N1 पार्टिकल्स का, N2 का, N3 को, इसके लिए भी तो आपके पास अलग अलग केसेस बन जाएंगे। अगर सपोज आपके पास तीन चीजें हैं, तीन बॉल्स हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की, उसमें से आपको दो बॉल निकालनी है। रेड ब्लू निकाल सकते हो आप, रेड ब्लैक निकाल सकते हो आप, ब्लू ब्लैक आप निकाल सकते हो। तो तीन अरेंजमेंट्स इसमें बन जाएंगी ना। तो ऐसे इसमें हम देखेंगे कि इन N में से हम किस तरह से पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो सपोज आपके पास टोटल N पार्टिकल्स हैं, समझना इस बात को। अगर आपके पास टोटल N पार्टिकल्स हैं, उन N पार्टिकल्स को आपको क्या करना, आपस में अरेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हो? अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, आपको उसको अरेंज करना आपस में, तो आप 6 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 6 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3। 4 पार्टिकल हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से, 5 पार्टिकल हैं तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, अगर N पार्टिकल्स हैं तो फैक्टोरियल N तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, आपस में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट तो क्या हो गई आपकी N फैक्टोरियल। अब उसके बाद हमें क्या निकालनी थी, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स निकालनी है जिनका मतलब हो कुछ। अगर ये टोटल अरेंजमेंट्स में से आप इसको मीनिंगलेस अरेंजमेंट से डिवाइड कर दो तो आपके पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकल जाएंगी। अब मीनिंगलेस अरेंजमेंट कौन सी हैं कि आपने एक बार मान लो सपोज N1 पार्टिकल्स निकाल लिए, उन N1 पार्टिकल्स को आप आपस में अरेंज करोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। वो तो हम पहले फैक्टर में चीज डिस्कस कर चुके हैं कि उन सेल्स के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होगी। एक बार आपने मान लो 10 में से आपको 3 बॉल निकालनी है, तो 10 में से कोई भी 3 बॉल निकाल लिया आपने। अब वो कोई भी 3 बॉल निकालने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 10। उसमें से आपस में उन 3 बॉल्स के सिलेक्शन के क्या तरीके होंगे, वो तो आपको उस चीज की तो जरूरत नहीं है ना आपके लिए। वो तो क्या है, एक मीनिंगलेस अरेंजमेंट है, ठीक है। 3 की बजाय हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि आपके पास जैसे सपोज 3 ही बॉल हैं, ठीक है, और 3 में से आपको 2 बॉल निकालनी है। तो कितने तरीके से आप उसमें निकाल सकते हो, आप रेड ब्लू निकाल सकते हो, ठीक है। आप क्या निकाल सकते हो, आपने सपोज उन 3 में से आपको 2 बॉल अलग निकाल के रखनी है, N1 की वैल्यू आपकी 2 है, तो आपने क्या किया, आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, या तो रेड ब्लू को निकाल सकते हो, या रेड ब्लैक को निकाल सकते हो, या फिर ब्लू ब्लैक को निकाल सकते हो। यही हुआ ना तरीका आपका, क्यों भाई? 3 में से आपको 2 निकालनी है तो इसी तरीके से चूज कर सकते हैं हम। रेड ब्लू को निकाल लिया, रेड ब्लैक को निकाल लिया, ब्लू ब्लैक को निकाल लिया। अब एक बार आपकी जो भी निकल के आ गई, सपोज ब्लू ब्लैक ही निकल के आ गई, अब उसके अंदर जो अरेंजमेंट रहेगी कि पहले नंबर पे ब्लू रहेगी या पहले नंबर पे ब्लैक रहेगी, उस अरेंजमेंट की तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप टोटल अरेंजमेंट देखते तो इसकी 6 अरेंजमेंट होती कि आपने रेड ब्लू निकाल ली। उस रेड ब्लू में भी 2 चांसेस हैं कि आप पहले ब्लू निकालो या पहले रेड निकालो, उसके अंदर 2 अरेंजमेंट हो गई। आपने ब्लू ब्लैक निकाल ली, उसके अंदर भी 2 अरेंजमेंट हो गई। और आपने ब्लैक रेड निकाल ली, उसके अंदर भी 2 अरेंजमेंट हो गई। तो टोटल अरेंजमेंट तो 6 हो गई, जो फैक्टोरियल n की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी आपस में जो अरेंजमेंट होगी, पहले ब्लू निकालनी है पहले रेड निकालनी है, वो आपके लिए क्या है, मीनिंगलेस है। उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आपको तो केवल 2 बॉल उसमें से चूज करनी है, जो ब्लू कौन से में वो जो ब्लू कौन से में जाएगी, रेड कौन, वो तो आगे जो आपने सेल्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो N1 का आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपस में उनका क्या होगा, 2 बॉल्स जो आपने निकाल ली, उन 2 बॉल्स की आपस में जो अरेंजमेंट होगी वो आपके लिए मीनिंगलेस होगी। तो आपने अगर N1 बॉल्स निकाल ली तो उन N1 बॉल्स की आपस में जो अरेंजमेंट हुई वो आपके लिए मीनिंगलेस हो गई। दैट मीन्स उनकी आपस में जो अरेंजमेंट बनी वो कितनी बनी, N1 फैक्टोरियल बनी।
ऐसे ही जो आपने n2 बॉल्स निकाली उनकी आपस में अरेंजमेंट कितनी बनी, n2 फैक्टोरियल। n3 बॉल्स निकाली उनकी आपस में अरेंजमेंट बनी n3 फैक्टोरियल। nk बॉल्स आपने निकाली उनकी आपस में अरेंजमेंट बनी nk फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू nk फैक्टोरियल, ये आपके लिए किस में आ गया, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स में आ गया। ठीक है, ये आपके लिए मीनिंगलेस अरेंजमेंट में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस, तो मीनिंगफुल निकल गई, टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और nk फैक्टोरियल। तो आपके पास ये जो आपको आपका दूसरा फैक्टर था कि आप n में से n1 पार्टिकल कितने तरीके से निकालोगे, n2 कितने से निकालोगे, वो भी आपके पास निकल के आ गया। वो किसके निकल के आ गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, W किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों फैक्टोरियल को आपको इकट्ठा, दोनों फैक्टर्स को आपको इकट्ठा लिखना है। तो पहले फैक्टर से अरेंजमेंट आई थी G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 इंटू G3 की पावर N3 अप टू GK की पावर NK, और दूसरे फैक्टर से आपके पास क्या आया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास नेट w किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब n फैक्टोरियल g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 अप टू gk की पावर nk डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। और इसको आप क्या लिख सकते हो, w इजक्वल टू n फैक्टोरियल पाई gi की पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको ऐसा लिख लिया। पाई का मतलब हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन, जब n की वैल्यू 1 रहेगी तो ये हो जाएगा g1 की पावर n1 डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, जब n की पावर i की वैल्यू 2 रहेगी ये हो जाएगा g2 की पावर n2 डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, और आपस में ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब एक बार आपने w निकाल लिया, ठीक है, अब w ये यहाँ पे आपका w निकल गया n फैक्टोरियल इंटू पाई जी आई की पावर एन आई फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, log w ले लेते हैं हम इसका, क्योंकि जो हमने कल इक्वेशन निकाली थी बेसिक अप्रोच में, उसमें हमने क्या देखा था कि डी आई क्या था, डी ऑफ log w हम किसके इक्वल पुट करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे, है ना। डी ऑफ log w वो जो इक्वेशन आई थी डी ऑफ log w माइनस अल्फा प्लस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इक्वल टू जो 0 आई थी। तो सबसे पहले log w हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वर्क इज टू फाइंड आउट log w। अब log w के लिए हम क्या करेंगे, log w किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log w इक्वल टू log n फैक्टोरियल। और जैसे log के साथ कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस बी के इक्वल होता है। तो जब log लेंगे तो log n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद पाई जी आई की पावर एन आई फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये log w किसके इक्वल आ जाएगा, log n फैक्टोरियल प्लस, अब ये जो पाई था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, समेसन में कन्वर्ट हो गया। क्यों समेसन में कन्वर्ट हो गया, नीचे जो ये पेंसिल से लिखा हुआ है ना, इसको देखो कि अगर आपके पास log पाई आई इक्वल टू 1 से n वाई आई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखो, log बाहर आ गया, मतलब अंदर क्या हो गया, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये y1 इंटू वाई टू इंटू वाई थ्री अप टू yn हो गया। ठीक है, और log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अप टू n किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y1 प्लस log y2 प्लस log y3 अप टू log yn। ठीक है, और अब ये क्या बन गया, log y1 प्लस log y2 प्लस log y3, और इसको हमने क्या कर दिया, अब समेसन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, बीच में प्लस का साइन आ गया कि समेसन आई इज इक्वल टू 1 से n log yi। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, log y1 प्लस log y2 प्लस log y3। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, तो ये समेसन जो था ये पाई किस में कन्वर्ट हो गया, समेसन में कन्वर्ट हो गया, और ये बन जाएगा log जी आई की पावर एन आई। लेकिन log a की पावर b का मतलब क्या होता है, b log a, यही होता है ना, log a की पावर अगर ऊपर b हो तो इसका फर्क क्या होता है,
जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे भी जो एन आई ऊपर था वो आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई लॉग जी आई माइनस, क्योंकि जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस आई इक्वल टू 1 से के लॉग एन आई। तो अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ लॉग लेके और इसको एक्सपेंड करके लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको पता है कि ये जो n है वो बहुत बड़ा नंबर है और ni भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके ऊपर आप स्ट्रीलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो स्ट्रीलिंग फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। यही स्ट्रीलिंग फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास log w, जो log n फैक्टोरियल था वो क्या बन गया, n log n माइनस n log n माइनस n, और ये दूसरी टर्म एज इट इज रही पाई आई इक्वल टू 1 से के एन आई log जी आई। तीसरी टर्म भी में भी क्या होगा, आपका स्ट्रीलिंग फॉर्मूला लग जाएगा कि आई 1 से के एन आई log एन आई, ठीक है, माइनस एन आई होना था और वो माइनस माइनस बन के क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये बन गया समेसन आई 1 से के एन आई, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई किसके इक्वल होगा, कि एन आई मतलब क्या हो गया, समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई का मतलब हो गया n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस nk। और ये जो सभी जो अलग अलग रीजन्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर आप सम करें कि भाई कॉलेज में 10 कमरे थे, 10 कमरों में बच्चों का टोटल कर दिया, तो टोटल किसके इक्वल आना चाहिए कि कॉलेज में जितने टोटल बच्चे आए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया log n log w इक्वल टू log n माइनस n प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई log जी आई माइनस आई इक्वल टू 1 से के एन आई log एन आई प्लस n, और ये प्लस n से माइनस कट गया, तो ये क्या बच गया आपका, ये इक्वेशन 2.22 बच गई। log w इक्वल टू n log n प्लस समेसन 1 से के एन आई log जी आई माइनस समेसन 1 से के एन आई log एन आई। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क इज टू इसका डिफरेंशिएशन करने का, डी ऑफ log w। अब डी ऑफ log w आप लोगे तो वो डी ऑफ log w किसके इक्वल हो जाएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे n log n तो किसके इक्वल हो गया, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे n log n का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और दूसरे में आपको क्या करेंगे, जब इस सेकंड टर्म का करेंगे तो आपका जो जी आई है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। भाई जी आई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेंचेस हैं वो तो फिक्स है ना, मतलब जो नंबर ऑफ सेल हैं वो फिक्स हैं, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं। कंपार्टमेंट में बांटा, कंपार्टमेंट का रीजन चेंज नहीं होगा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे वो भी कांस्टेंट रहेंगे। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है आपके पास, एन आई है, तो ये हो गया डी एन आई इंटू लॉग जी आई, ठीक है। अब उसके बाद फिर तीसरे वाले का जब माइनस एन आई लॉग एन आई का अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले केस में तो क्या होता है, लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी सेम प्लस ए सेम डिफरेंशिएशन ऑफ बी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी एन, पहले एन आई का डिफरेंशिएशन डी एन आई लॉग एन आई सेम माइनस log एन आई का डिफरेंशिएशन एन आई सेम है, log एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एन आई इंटू डी एन आई, एन आई से एन आई कट गया तो बन गया डी एन आई, और समेसन आई इज इक्वल टू 1 से एन डी एन आई किसके इक्वल होगा, डी एन आई क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो अलग अलग समेसन डी एन आई का मतलब हो गया कि पहले बॉक्स में जो पार्टिकल का चेंज आया, दूसरे बॉक्स में पार्टिकल का चेंज आया, तीसरे कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल का चेंज आया, चौथे कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल का चेंज आया, और केथ कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल का चेंज आया, उन सब का सम, और उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नेट चेंज तो पार्टिकल का सिस्टम में आ ही नहीं रहा ना। कि अगर मान लो रूम नंबर 1 से 15 बच्चे रूम नंबर 2 में चले गए, तो रूम नंबर 2 में तो डीएन की वैल्यू +15 हो गई, और रूम नंबर 1 में डीएन की वैल्यू -15 हो गई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो इसलिए डीएनआई क्या हो जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये डी ऑफ log w किसके इक्वल आ गया, यहाँ से निकल के आपका समेसन आई इक्वल टू 1 से के log जी आई माइनस log एन आई इंटू डी एन आई, इक्वेशन 2.23। तो
मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, जीरो के इक्वल होती है, और डी ऑफ लॉग डब्ल्यू भी जीरो के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, इस डी ऑफ लॉग डब्ल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे। अगेन आपके पास क्या होता है, डी एन मतलब समेसन आई इक्वल टू 1 से के डी एन आई, टोटल चेंज इन पार्टिकल भी जीरो के इक्वल होगा। आप जो ये बेसिक अप्रोच कल डिस्कस करी थी उस पर आ गए हम। और ऐसे ही आपके पास टोटल एनर्जी का चेंज डी यू वो भी जीरो के इक्वल होगा, मतलब समेसन आई इक्वल टू 1 से के डी एन आई यू आई भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब इन तीनों को क्लब करके लिख दिया, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो मतलब क्या हो गया, लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। और यहाँ से आपका क्या हो गया, log जी आई माइनस log एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। और log जी आई माइनस log एन आई का मतलब क्या हो गया, log जी आई बाई एन आई। log ए माइनस log बी का मतलब क्या होता है, log ए बाई बी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यू आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपके पास जी आई बाई एन। आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये log हट जाएगा और दूसरी तरफ ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई बन जाएगा। और यहाँ से हो गया जी आई बाई एन आई इजकल टू यू ई प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई। और यहाँ से आ गया एन आई इजकल टू जी आई बाई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई। और यहाँ से आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एन आई इजकल टू जी आई इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू आई। इसको अलग अलग करके लिख लिया, ई रेज टू पावर ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी। और ये यहाँ पे नीचे था, अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एन आई किसके इक्वल आ गया, जी आई इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू आई। इसको हम बोलेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका जो N1 पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी। यहाँ से अगर आपको N1 नंबर ऑफ पार्टिकल पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। तो अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इससे आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।